अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे अगले वक्ता डॉक्टर ओम नारायण अवस्थी जी को। आप एक प्रख्यात योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में वर्ष 2012 से बतौर योग विशेषज्ञ सेवा दे रहे हैं। योग की शिक्षा दीक्षा आपने परम आदरणीय पद्मश्री परमहंस स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी से प्राप्त की, जो बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर से संबंधित हैं। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन योगिक साइंस और नेचुरोपैथी किया है और इग्नू दिल्ली से एक्यूप्रेशर में डिप्लोमा भी प्राप्त किया है। आप प्रचार प्रसार हेतु पीएनबी प्रशिक्षण संस्थान, सिंचाई विभाग पीडब्ल्यूडी आर्मी हेडक्वार्टर लखनऊ और कई शैक्षणिक संस्थानों में अतिथि योग प्रशिक्षक के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में आपका योगदान अत्यंत सराहनीय है। मैं सादर अनुरोध करती हूँ कि डॉक्टर ओम नारायण अवस्थी जी कृपया अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। नमस्कार, प्रणाम सभी को, आरजेडी कुलपति महोदया को और जो होस्ट कर रही मैम सभी को प्रणाम। मेरा आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है जी, आवाज आ रही? हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, अभी डॉक्टर दत्ता मैम ने जिस तरह से विषय को रखा, मैंने जुड़ लिया था बीच में ही, तो मैंने देखा कि आपने कोई भी पक्ष को नहीं छोड़ा, चाहे वो योग का पक्ष हो, चाहे वो सांख्य का पक्ष हो, हर पक्ष को आपने बखूबी बहुत अच्छे से रिसर्च बेस पे और बहुत ही सैद्धांतिक रूप से और उसको अनुभव की दृष्टि से आपने शेयर किया। हम लोग सुन करके अब हमें लगता है कि हमारा विषय जो है उसमें बहुत कुछ नहीं हम उस विषय पे बोल पाएंगे, क्योंकि पहले से ही आपने सुन रखा है उसको। तो हम चाहेंगे कि सीधे हम लोग शारीरिक पक्ष और मानसिक पक्ष और भावनात्मक पक्ष पर योग के क्या लाभ हैं उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा प्रकाश करेंगे। और वैसे तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं अभी साधक हूं और एक विद्यार्थी के रूप में अभी भी हमेशा विद्या अर्जन में लगा रहता हूं और कोशिश करता हूं, चाहे वो मरीजों के माध्यम से सीखने को, चाहे गुरुओं के माध्यम से सीखने को। जब भी मौका मिलता है तो गुरुओं के बीच में जा करके सीख लेता हूं, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे हमारा बिहार स्कूल ऑफ विद्यालय हो, जहाँ से मैंने दीक्षा भी ली है। तो ये योग की जब बात की जाए और योग की जब बात आती है, तो जहाँ तक मैंने अनुभव किया है कि ये विषय गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है। और यदि हम एक शिष्य के रूप में और एक गुरु को अपने जीवन में ला करके हम जिस शिक्षा को, ज्ञान को ग्रहण करते हैं, यदि हम उसको अमली जामा पहनाते हैं अपने जीवन में, खुद प्रैक्टिकल करते हैं, तो फिर बात बन जाती है और हमारे जीवन में भी वो चीज नजर आती है। जैसा कि ज्ञान और अनुभव का जो ये टॉपिक है, और उसमें एक बात जो जहन में हमारे आ रही है कि कहते हैं ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। हमारे जीवन में जब सुंदरता तभी आ सकती है जब ज्ञान हमारे जीवन में ढल जाए, आत्मसात हो जाए। तो योग सिर्फ यदि हम ज्ञान तक इसको पढ़ करके और इसको सुन करके ही यदि हमने योग को जाना, तो कहीं न कहीं बौद्धिक अहंकार भी हमारे जीवन में आ जाता है। और बौद्धिक अहंकार और बौद्धिक कब्ज, ये दो भाषा में यदि हम मेडिकल भाषा में कहें तो कॉन्स्टिपेशन होता है, उसका इलाज तो त्रिफला चूर्ण या और बहुत सारे औषधियों से ठीक किया जा सकता है। लेकिन यदि इंटेलेक्चुअल कॉन्स्टिपेशन हमें हो जाए तो इसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ज्ञान जब सिर्फ अनुभव के बगैर जब हमारे जीवन में आता है, तो फिर वो इसी तरह से हमारे जीवन में अहंकार को ला देता है। और ठीक इसका विपरीत हम देखें कि यदि हम अनुभव है लेकिन हमारे पास ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान, गुरु प्रदत्त ज्ञान, और यदि विवेक द्वारा हमें सद्बुद्धि नहीं प्राप्त हुई है, तो फिर क्या होगा कि वो भ्रम की स्थिति हो जाएगी हमारे जीवन में।
तो ज्ञान के बगैर अनुभव भ्रम पैदा कर देता है, और बिना अनुभव के ज्ञान अहंकार पैदा कर देता है। तो हम अपनी बात को शुरुआत करने के लिए एक छोटी सी एक कहानी जो गुरु जी ने हमें सुनाई थी, हम चाहते हैं कि आप सबसे साझा करें कि एक वैज्ञानिक ने एक साइनाइड का परीक्षण करने के लिए वो लैब में जाता है और सोचता है कि साइनाइड तो मृत्यु घातक है, लेकिन वो एक कॉपी और कलम आपकी आवाज नहीं आई डॉक्टर साहब। साइनाइड को जो बीच में कॉल आ गई थी, अच्छा अब आ गई? हाँ जी। हेलो, हाँ जी आ रही। तो जब वो वैज्ञानिक लैब में जाता है और साइनाइड को चखने के लिए, और वो जानता है कि मुझे मृत्यु प्राप्त होगी, तो वो क्या करता है, एक कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाता है और साइनाइड को चखता है। और जैसे ही साइनाइड चखता है तो वो सिर्फ ओनली फॉर एस लिख पाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो जब अंदर और लोग आते हैं, विद्वान जन, विद्वत जन आते हैं, तो उसको यश को देख करके अलग अलग सबके मत होते हैं। कोई कहता है कि साइनाइड नमकीन है, कोई कहता खट्टा है, कोई कहता मीठा है, लेकिन जिसने चखा है वो तो नहीं बता पाया। ऐसे ही ये ज्ञान है योग का, चाहे वो अध्यात्म का ज्ञान हो, चाहे योग की पराकाष्ठा भी अध्यात्म ही है। तो ये ज्ञान ऐसा है कि जिस तरह से गूंगे को गुड़ खिला दिया जाए और फिर उससे पूछा जाए कि कैसा है, तो वो सिर्फ एक्सप्रेशन तो दे सकता है लेकिन वो बतला नहीं सकता है। ऐसे ही ये योग का ज्ञान है, वो बहुत ही अद्भुत है और ये बहुत प्राचीन है। तो योग को हम सिर्फ शारीरिक व्यायाम तक सीमित ना समझें, ये चाहे मानसिक स्वास्थ्य को, भावनात्मक स्वास्थ्य को, सामाजिक स्वास्थ्य को और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को जहां ये सुदृढ़ करता है, वहीं पर ये शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रदान करता है। तो शारीरिक पक्ष तो एक पक्ष हो गया, लेकिन इसके जो 4 पक्ष और हैं, ये 5 पक्ष मिल करके एक समग्र स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। तो जिसमें हमने यहाँ पे 3 विषय को लिया है, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष और भावनात्मक पक्ष। तो जहां हम शरीर के अभ्यास की बात करें, तो पतंजलि योग दर्शन एक वैज्ञानिक दर्शन है, जिसमें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हर एक अंग, जो हमारे उसके 8 अंग हैं, उसमें हर एक अंग हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। पहला यम है जो हमें सामाजिक आचरण सिखाता है। दूसरा नियम है जो हमें व्यक्तिगत जो जीवन में हमारे नैतिकता, व्यक्तिगत जो आचरण हमारे जीवन में होने चाहिए, अनुशासन होने चाहिए, वो हमें सिखाता है। और आसन की जब हम बात करते हैं तो उसकी परिभाषा ऋषि ने बतलाई है, स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरता पूर्वक किसी भी स्थिति में बैठे रहने की पोस्चर को या बैठे रहने की स्थिति को हम आसन कहते हैं। तो हम विभिन्न प्रकार के आसन तो और हमारे ग्रंथों में वर्णन है, जो हठ योग प्रदीपिका में या हठ योग में या घेरंड ऋषि की जो घेरंड संहिता है, उसमें आसनों का वर्णन है। महर्षि ऋषि ने तो सिर्फ 8 प्रकार के जो हमारे ध्यानात्मक आसन है उन्हीं का जिक्र किया है। तो हम यहाँ पर ध्यानात्मक आसन तो सिर्फ प्राणायाम के लिए और राजयोग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हठ योग के जो आसन या घेरंड ऋषि के घेरंड संहिता के जो आसन है, उनके जो षटकर्म विधियां हैं, उनको जब हम अपनाते हैं तो हमारे जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। शारीरिक स्वास्थ्य के जो लाभ है हमारे जीवन में, उसके लिए हम अपना अनुभव आपको बतलाएं कि जब मैं 2003 में इस फील्ड में आया तो सबसे पहले हमारे शरीर में बड़ा कड़ापन था, क्योंकि मैं फौज की तैयारी कर रहा था और उस समय खुद दौड़ भाग करता था, लेकिन योगिक आसन नहीं करते थे। तो जब योग व्यायाम नहीं करते थे तो हमारे शरीर में कड़ापन बहुत था। और दौड़ बड़ी अच्छी थी, भीम लगा लेता था, सारे आसन वो लेता था, लेकिन लचकपन नहीं था, हमारे शरीर में लचीलापन नहीं था। इसी के माध्यम से जब मुझे योग में आने का अवसर मिला, तो जब योग को मैंने थोड़ा बहुत सीखना शुरू किया तो हमारे जीवन में लचक पैदा हुई और धीरे धीरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि योग को और अच्छे से सीखा जाए। फिर
कुछ संयोग बना और मास्टर योग लखनऊ यूनिवर्सिटी से करने का अवसर मिला। उसी बीच में हमारे गुरु स्वामी निरंजनानंद जी लखनऊ यूनिवर्सिटी में आए थे, तो उनसे मिल करके मुझे लगा कि योग तो ऐसा होना चाहिए कि जीवन से झलकना चाहिए। तो उन्हीं का अनुकरण करते हुए मैं आश्रम चला गया और इत्तेफाक से वहां से शिक्षा भी मिली और दीक्षा भी मिली। तब एक बात समझ में आई कि योग को कैसे जीवन में ढाला जाए। तो मैं यहाँ पर एक बात ये बतलाना चाह रहा हूँ कि योग को कैसे हम कैप्सूल फॉर्म में, हम कैसे उसे मेडिकल भाषा की बात करें, तो जिस तरह से डॉक्टर, मेडिसिन डॉक्टर या कोई भी अन्य डॉक्टर हमें एक दवाई का जो एक तरीका बताता है कि आपको ये खाली पेट खाना है, आपको ये नाश्ते के बाद टेबलेट लेनी है, ये सिरप आपको खाने के बाद लेना है, ये सोने से पहले दवाई लेनी है। इस तरह से हम एक डॉक्टर के नियमानुसार उनके बताए हुए निर्देशों के अधीन हो जाते हैं। उसी तरह से यदि हम योग को अपने जीवन में, जीवन शैली के रूप में अपना लें, जो मुझे बतलाई गई और जो मैंने अप्लाई किया और अच्छा भी लग रहा है, गुरु के निर्देशन में अप्लाई कर रहा हूँ और लोगों को प्रेरणा भी देता हूँ कि इस तरह से अप्लाई करो, तो उसका कुछ सारांश हम आपसे शेयर करेंगे, किस तरह से यौगिक जीवन शैली हमारी होनी चाहिए और किस तरह से योग को हम आत्मसात कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले उठते ही हम, जैसे ही हमारी नींद खुले, तो हम, जब नींद हमारी खुलती है तो हमारी स्थिति मन की होती है वो होती है अनकॉन्शियस स्टेज, अवचेतन अवस्था मन की होती है। उस समय हम मंत्र को प्रायोरिटी दें, हम मंत्र साधना करें। तो मंत्र हम कौन से हमारे जीवन में लाभकारी मंत्र हैं, उसमें हम आपको बतलाते हैं कि आरोग्य प्रदायक जो मंत्र है, ऊर्जा प्रदायक जो मंत्र है, वो आपका महामृत्युंजय मंत्र है। उसको हमने 11 बार संकल्प ले करके उसको 11 बार हमें करना है, उठते ही, नींद खुलते ही अपने बिस्तर पे बैठ करके। उसके बाद फिर सद्बुद्धि और सद्ज्ञान की प्राप्ति का संकल्प लेकर के गायत्री मंत्र का 11 बार उच्चारण करना है। उसके बाद जीवन की दुर्गतियों का नाश करने के लिए, जीवन की समस्याओं का नाश करने के लिए हमें जो है मंत्र करना है, वो है गायत्री जी के, दुर्गा जी के 32 नाम जो हमारे दुर्गा सप्तशती में दिए हुए हैं। तो इस प्रकार हम 3 मंत्रों की साधना से जीवन की शुरुआत करें, सुबह की शुरुआत करें और फिर उसके बाद हठ योग का अभ्यास करें, फिर थोड़ा सा राजयोग का अभ्यास करें, फिर हम कर्मयोग का अभ्यास करें और बीच में जब हमें मौका मिल जाए अपने ऑफिस के कार्यों में थोड़ा सा समय निकाल करके अपने ऑफिस में ही हम प्राणायाम का अभ्यास और शिथिलीकरण का अभ्यास कर सकते हैं। यदि हम व्यस्ततम लाइफ में भी जी रहे हैं तो भी हम कुछ आसनों का अभ्यास मॉर्निंग में और कुछ प्राणायाम का अभ्यास अपने दैनिक कार्यों के करते समय बीच के अंतराल में कर सकते हैं। और उसके बाद शाम को जब हम दैनिक कार्य से निवृत्त होकर के वापस घर आए तो शिथिलीकरण का अभ्यास कर लें और रात्रि को सोने से पहले पूरे दिन की दिवस समीक्षा, कहते हैं पूरे दिन का हम समीक्षा करें, पूरे दिन का हम रियलाइज करें कि मैंने क्या क्या किया। सेल्फ रियलाइजेशन सोने से पहले करें और अपने इष्ट, अपने गुरु का ध्यान करते हुए और हम इस तरह से रात्रि में सोने के लिए तैयार। इस तरह से यदि हम यौगिक लाइफ स्टाइल को अपनाते हैं तो हमारे जीवन में योग शामिल हो जाता है और फिर योग सुबह से लेकर के शाम तक, सोने के समय तक हमारे जीवन में योग शामिल हो जाता है। और इसी को हमारे गुरुजी और हम कहते हैं इसे यौगिक जीवन पद्धति। तो योग एक जीवन पद्धति है। हाँ जी, आवाज आ रही है जी जी। तो इसमें हम शारीरिक स्वास्थ्य के, ये तो मैंने संक्षेप में बतला दिया कि ये हमारी यौगिक लाइफ स्टाइल इस तरह से होनी चाहिए और यदि हम इस तरह से यौगिक लाइफ स्टाइल को अपना लें तो फिर योग हमारे जीवन में शामिल हो जाएगा और हम हर एक क्षण में, हर एक परिस्थिति में और हर एक, चाहे जैसी भी विपरीत स्थिति हो, उसमें भी हम खुश होकर के,
संतुलित होकर के अपने जीवन की यात्रा को तय कर सकते हैं। एक बात याद आ गई कि जब जब भगवान राम को रामचरितमानस में हमने एक शब्द बहुत पढ़े और वो है बिहस रघुराई। जब जब भगवान राम को कष्टों का सामना करना पड़ा तो वो मुस्कुरा दिए। ऐसे ही भगवत गीता में देखें तो भगवान कृष्ण भी मुस्कुरा दिए। तो हमें हर स्थिति और परिस्थिति में, जीवन के उतार चढ़ाव में, जब हम योग को यौगिक जीवन पद्धति के रूप में शामिल करते हैं तो हमारे जीवन में मुस्कुराहट के साथ हम जीवन की यात्रा को तय करते चले जाते हैं और हमारा जीवन संतुलित और सहज होता चला जाता है। और योग हमें सहज और संतुलित ही बनाता है। तो अब हम अपने विषय पे आ जाते हैं कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के जो लाभ हैं वो क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा लाभ है कि शरीर लचीला होता है। उसके बाद जो दूसरा है लाभ है रोग प्रतिरोधक क्षमता। आज अभी पीछे हम सबने एक बहुत ही विषम स्थिति से गुजरे हैं, कोविड काल से, जो 2 साल बहुत ही पैंडेमिक रहा। सबके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव आए, अपनों को खोया और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो उसमें भी हमने देखा कि जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी तो वो बचे रहे। और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सदियों से ऋषियों मुनियों ने जो हमें योग रूपी जो दौलत दी है, एक साधन दिया है, उस साधन को जो हम अपना लेते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। जैसे हमारे बॉडी में टी सेल जो होते हैं, जिनको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले सेल कहते हैं, ये हमारे बॉडी में तब फैलते हैं जब हम स्ट्रेचिंग अभ्यास करते हैं। तो जितने हमारे स्ट्रेचिंग अभ्यास हैं वो करने से, उनको अभ्यास करने से हमारे लिम्फ सक्रिय हो जाते हैं और लिम्फ के थ्रू टी सेल, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले जो कोशिकाएं हैं, सेल हैं, वो हमारे पूरे शरीर में फैल जाती हैं, जिससे आसनों से रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। और ये आसनों से और प्राणायाम के द्वारा संभव है। प्राणायाम में जब हम कुंभक का इस्तेमाल करते हैं, बंध का इस्तेमाल करते हैं, उड्डयन बंध लगाते हैं, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। और कुछ आसन है जैसे कि सेतुबंध आसन है और सूर्य नमस्कार आसन जैसे हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफी कारगर है। इसी प्रकार से हृदय स्वास्थ्य में सुधार, योग हृदय को स्वस्थ रखता है। और आज हम देख रहे हैं कि एम्स में और जो है आपके दिल्ली में और भी कई सारी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर योग के कुछ रिसर्च पेपर शोध हो रहे हैं, जिनमें योग के कुछ अभ्यास के कुछ सरल तरीके, जैसे शशांक आसन, जैसे कि शोल्डर रोटेशन, और प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, और गहरे लंबे श्वास प्राणायाम, और हमारा जो है योग निद्रा, जो प्रत्याहार साधना का जो टॉप विषय है, और अंतर्मौन साधना, चिदाकाश धारणा, ऐसे जो कुछ अभ्यास हैं जिनसे हम हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर और हृदयाघात जैसी समस्याओं से बच सकते हैं, तनाव को कम कर सकते हैं। यदि मैंने पहले ही कहा, यदि आप ऑफिस के बाद आकर के योग निद्रा का अभ्यास, शिथिलीकरण का अभ्यास रोज अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो आप ऑफिस के तनाव से बच जाएंगे और वो तनाव आपके हृदय के ऊपर दबाव नहीं डालेगा। जैसा कि बताते हैं, जैसा साइंस कहती है कि जब हवा का दबाव बादलों पे पड़ता है तो पानी गिरता है, ऐसे ही जब आपके जीवन में विचारों का, हम सबके जीवन में जब विचारों का दबाव पड़ता है, तब हमारे शरीर में हृदयाघात जैसी, ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्याएं भी होने की चांस ज्यादा हो जाते हैं और होते भी हैं। आज युवाओं को, छोटे छोटे बच्चों को, 15 साल, 25 साल, 24 साल के युवाओं को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। हमारे यहाँ अभी रिसेंटली एक डॉक्टर कार्डियक अरेस्ट हुआ। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम विचारों के दबाव में, इतना ज्यादा परिस्थितियों के दबाव में हम अपने को संतुलित नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, रेस्पिरेटरी अटैक, ब्रेन स्ट्रोक के दायरे में आ जाते हैं। तो हम यदि नियमित प्राणायाम और योग अभ्यास को शामिल करते हैं तो इन समस्याओं से हम दूर हो जाते हैं और हमारा हृदय भी स्वस्थ होता है। आगे बात करें तो पाचन और चयापचय की इसमें सुधार होता है। पाचन और चयापचय में सुधार
जब हम नियमित योग अभ्यास करते हैं, जैसे एक उदाहरण है वज्रासन है, पवन मुक्तासन है और भुजंगासन है, सूर्य नमस्कार का रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे पेट की जो अपच है, कब्ज है, वो दूर हो जाती है। और जैसा कि हमारा आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि यदि हमारा पेट नहीं साफ हुआ तो आंतों में गंदगी रुकी रही, कोष्ठबद्धता बनी रही, तो गैस होना बनना तय है। और गैस होगी तो बीपी भी होगा, कोलाइटिस भी होगा, आईबीएस की समस्या होगी, और सारे रोगों की जो जड़ है वो हमारा कब्ज है, वो हमारा अपच है। और कब्ज से पहला जो हमारा विष शरीर में बनता है वो है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड बनता है तो फिर गठिया और आर्थराइटिस की तरफ हम जाने लगते हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र है, क्योंकि शरीर में ब्लड का बनना, शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जो भी हमारे शरीर में ताकत, हार्मोन्स, विटामिन जितने बनते हैं वो तब बन पाते हैं जब पाचन तंत्र हमारा अच्छा कार्य करता है। जब पाचन तंत्र अच्छा नहीं होगा तो शरीर में खून की कमी हो जाएगी, तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो परिसंचरण तंत्र है, वो भी हमारा कमजोर हो जाएगा, हमारी किडनियां कमजोर होने लगेंगी, हमारे लीवर में प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। और लीवर और किडनी और हार्ट, ये हमारे तीन जो अंग हैं शरीर के, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये हमारे पाचन तंत्र से जुड़े हैं। माफ़ी चाहूँगी तो इस सर, तरह से- आपको बीच में रोक रही हूँ, पर समय सीमा का भी हमें ध्यान रखना है, तो कृपया अपने वक्तव्य को थोड़ा सा अब आप समेट लें। जी, तो इस तरह से शारीरिक स्वास्थ्य में हमारा पोस्चर सुधार होता है, हड्डियों और जोड़ों का में जो है लचीलापन आता है, गठिया, आर्थराइटिस जैसी समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं, श्वसन प्रणाली बेहतर होती है, जैसा कि मैंने कहा कि प्राणायाम साधना से हमारी श्वसन प्रणाली बेहतर होती है, मधुमेह पर नियंत्रण होता है। मधुमेह के कुछ बहुत ही अच्छे आसन हैं, धनुरासन, अर्धमत्स्येंद्र आसन, और जो है प्राणायाम में आपका कपालभाति, और क्रिया में अग्निसार क्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है मधुमेह नियंत्रित में। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि तनाव को कम करने से ही मधुमेह पे नियंत्रण हासिल किया जा सकता है। तो नियंत्रण तब होगा मधुमेह में जब हम तनाव को कम कर सकते हैं। इसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य, सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी हमारे जीवन में बहुत ही विशेष महत्व रखता है। तनाव और चिंता हमारे मन में ही होते हैं, तो ये मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही विशेष बात है हमारे जीवन में। अवसाद, स्ट्रेस, जैसे कि हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में कार्टिसोल जैसे जो तनाव उत्पन्न करने वाले हार्मोन्स हैं, उनका जब सिक्रेशन बढ़ जाता है तो फिर हमको चिंता और तनाव ज्यादा सताने लगता है, हर बात में दुख होने लगना और सैडनेस हमारे जीवन में ज्यादा आ जाती है। तो जब हम रेगुलर अभ्यास करते हैं प्राणायाम का और योग निद्रा का, ध्यान का अभ्यास, तो हमारे जीवन में एंडोर्फिन जैसे, डोपामिन जैसे, और आपके जो है प्लीजेंट हार्मोन सेरोटोनिन जैसे, इनके सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिससे डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन जैसे तनाव से हम मुक्त हो जाते हैं। तो रेगुलर हमारा प्राणायाम और ध्यान करने से आत्मज्ञान की प्राप्ति, योग, जहां अभी डॉक्टर साहब भी कह रही थी कि योग का जो लक्ष्य है मोक्ष का कब मिलता है, जब हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। नींद में सुधार, नींद जब हमारी अच्छी आती है, सारा जो खेल है वो नींद है। नींद के लिए तो मैं एक ही बात कहूंगा कि नींद सबको बेहतर करनी है, सुबह जल्दी उठना है तो शाम को जल्दी सोइए, और जिसको अनिद्रा की समस्या है वो भ्रामरी प्राणायाम जरूर करे, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम करने से अनिद्रा रोग ठीक होता है। और स्मरण शक्ति में सुधार के लिए भी भ्रामरी प्राणायाम वेरी इंपॉर्टेंट है। अल्जाइमर, डिमेंशिया और पार्किंसन जैसी जो हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, जिनका अभी तक अंग्रेजी में कोई उपचार सॉलिड नहीं आया है, तो उन जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए यदि कोई हमारे पास है तो प्राचीन ऋषियों द्वारा दिया हुआ वरदान भ्रामरी प्राणायाम है। तो भ्रामरी प्राणायाम कीर्तन, संकीर्तन और ध्यान के द्वारा हम अपनी याददाश्त को, स्मरण शक्ति को सुदृढ़ कर सकते हैं, चाहे वो बुढ़ापे के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे स्टूडेंट लाइफ के लिए, सभी के लिए। भावनात्मक स्वास्थ्य में हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे परिवार में जो सामंजस्य और संतुलन बनता है वो भावनाओं से बनता है। हम कुछ भी हैं, बाहर कुछ भी हैं, लेकिन घर हमारा चलता है भावनाओं से।
यदि हम किसी को ठेस पहुंचाते हैं, हमारे परिवार में हमसे किसी से बनती नहीं है, तो वो भावनाओं की वजह से। मन तो करता है बात करूं, लेकिन किसी से कहते हैं मेरा मूड नहीं कर रहा बात करने का, तो ये जो मूड है यही भावना है। मन तो कर रहा है कि मैं अपने भाई से बात करूं, लेकिन मूड नहीं कर रहा भाई से बात करने का। एक ही घर में रहते हैं, एक ही फ्लैट में रहते हैं, लेकिन कभी पास नहीं जाते हैं। क्या हो गया? मन भेद नहीं है, ये मतभेद है। ये भावनाओं का जो असंतुलन है, यही हमें जो है समाज से भी दूर करता है, एक परिवार को भी न्यूक्लियर कर देता है, एक संयुक्त परिवार को भी न्यूक्लियर में तब्दील कर देता है। ये भावनाओं का खेल है। एक परिवार में जो 4 लोग एक साथ नहीं बैठ पाते हैं, उसके पीछे भी हमारी भावनाएं होती हैं। तो हम भावनात्मक स्वास्थ्य के भी अचीवमेंट कर सकते हैं यदि हम रेगुलर अपने आप को यौगिक लाइफ स्टाइल में आत्मसात करें, योग को अपने जीवन में शामिल करें, यम नियम को अपने जीवन में शामिल करें। हम अपने जीवन में यम की जब बात करते हैं तो अस्तेय, एक यम में अस्तेय आता है। अपने उत्तरदायित्व का यदि हम बखूबी पालन करें, अपने अपने ड्यूटीज का पालन करें, तो हमारे जीवन में वो सामाजिक आचरण जिसको कहते हैं, वो हमारे जीवन में सामाजिक स्वास्थ्य भी आने लगता है। फिर जहां भावनात्मक स्वास्थ्य में ही आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भी बढ़ जाता है। तो जैसा हूं अपने को वैसा स्वीकार करना, अपने बारे में बेहतर अच्छा सोचना, दुखी नहीं होना, ये सब तब हो पाता है जब हम कुछ अभ्यास रोज अपने जीवन में करते हैं। जैसे चाहे वो प्राणायाम का अभ्यास हो, कुछ आसनों का अभ्यास हो और रेगुलर ध्यान का अभ्यास हो। मैंने यहाँ पर जितने मरीजों को मैं देख रहा हूँ और उनमें एक रिजल्ट पा रहा हूँ कि जो पहले सिर्फ दवाई खाते थे, उससे उनको जो लाभ होता था और आज वो योग भी करते हैं साथ में, तो अब वो कहते हैं कि मुझे 80 से 90% मुझे अपनी समस्या में लाभ हो गया। कुछ तो ऐसे भी साइकेट्रिक के पेशेंट मेरे पास आए जो बिना गोली के उन्हें नींद नहीं आती थी, आज वो सिर्फ योग अभ्यास करके, कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम करके और भ्रामरी प्राणायाम करके आज वो बिना गोली के सो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जो योग को अपना करके अपने जीवन में जो है दवाइयों से मुक्त हो गए। तो इस तरह से योग हमारे जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण, समग्र भावनात्मक स्वास्थ्य और जो है एक जीवन शैली को जीवन में अपना करके हम इस तरह से कर सकते हैं। और योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने की कला है। और फिर अंत में वही बात, योग एक यौगिक जीवन शैली है जो हमें सुबह से लेकर के शाम तक अपनानी है। और यदि हम इसे अपना लेते हैं तो बहुत ही फिर वो बात आ जाती है कि ज्ञान ज्ञान तक ही नहीं रहता है, अनुभव में बदल जाता है। और ज्ञान और अनुभव के संगम से हमारा जीवन बेहतर हो जाता है। जी, तो ज्ञान और अनुभव के संगम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यही मेरी बात है। सभी को प्रणाम। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वक्तव्य के लिए हम आभारी हैं। आपने जिस सरलता और स्पष्टता से योग के पहलुओं को प्रस्तुत किया, वो हम सभी के लिए बेहद उपयोगी हैं।